Hello friends, this is Ritu and welcome to Study More Knowledge. So today we are going to start an NCERT series और NCERT में हम करने वाले हैं ज्योग्राफी को। सबसे पहले ज्योग्राफी को कवर करेंगे और ये वाली क्लास आपकी हिंदी में होगी क्योंकि हिंदी की डिमांड ज़्यादा है। NCERT आपकी काफ़ी एग्ज़ाम्स के लिए बेनिफिशियल रहती हैं, वो चाहे आपके स्कूल के एग्ज़ाम्स हों या फिर आपके कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हों, टीचिंग एग्ज़ाम्स हों, तो सभी के लिए हेल्पफुल रहती है। जिसमें भी आपका जीएस पूछा जाता है, जीके पूछा जाता है या फिर किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड पूछा जाता है, तो सबसे पहले हम कवर करेंगे ज्योग्राफी को और धीरे धीरे एक एक करके सारे सब्जेक्ट्स को हम कवर करेंगे इसमें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। तो आज की हमारी क्लास होगी, सबसे पहले देख लेते हैं ये बुक कौन सी है। बुक है हमारी ये पृथ्वी हमारा आवास। तो इस बुक पर आधारित ये हमारी क्लास है। ये है क्लास 6 की NCERT ज्योग्राफी की बुक। तो हिंदी में कहते हैं पृथ्वी हमारा आवास और इंग्लिश में आप कहेंगे द अर्थ आवर हैबिटेट, लेकिन हम इसे हिंदी में कवर करने वाले हैं। तो ये सोशल साइंस का ही पार्ट है। सोशल साइंस में कई सब्जेक्ट आते हैं आपके, तो ये हम ज्योग्राफी आज कर रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट चैप्टर से। तो सबसे पहला चैप्टर है सौरमंडल में पृथ्वी। सौरमंडल में पृथ्वी के बारे में आज पढ़ने वाले हैं हम। और इसमें आप चाहें तो नोट्स बना सकते हैं साथ के साथ। इसमें आप सारी थ्योरी ना लिखकर आप सिर्फ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को आप नोट करते रहें, तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा थ्योरी रहती है इसमें और आपके सारे कंसेप्ट इसमें क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। आसमान में पहले एक या दो बिंदु चमकते हैं, लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ जाती है। आप उनकी गणना नहीं कर सकते। संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है, जिनमें से कुछ चमकीले होते हैं और कुछ धुंधले। ऐसा प्रतीत होता है मानो आकाश में हीरे जड़े हों। इनमें से कुछ टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि इनमें से कुछ की टिमटिमाहट अन्य से अलग है। ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान चमकते हैं। तो इन चमकीली वस्तु के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं। यह अलग अलग समय पर अलग अलग आकार तथा अलग अलग स्थितियों में दिखाई पड़ता है। तो ये जो चमकदार वस्तु की बात हो रही थी, ये क्या है? ये बात हो रही थी तारों के बारे में। जो आप देखते हैं आसमान में, जब थोड़ा अंधेरा होने लगता है तो अंधेरे के वक्त आपने देखा होगा कि पहले एक दो तारे दिखते हैं, फिर धीरे धीरे उनकी संख्या बढ़ती जाती है। तो ये इसी बारे में बात हो रही है। तो फिर तारों से भर जाता है आसमान, फिर आप उन्हें गिन भी नहीं सकते। आपने बचपन में ये ज़रूर किया होगा कि जब आप कभी रात में आसमान को देखते होंगे तो आपने तारों को ज़रूर गिना होगा। तारों को गिनते हुए उनकी इतनी संख्या बढ़ जाती है, फिर उनको गिनना नामुमकिन हो जाता है। इसके अलावा चंद्रमा को भी आपने देखा होगा। तो चंद्रमा क्या है? चंद्रमा हमेशा एक आकार का नहीं रहता, ये हमेशा अलग आकार का और अलग स्थितियों में दिखाई पड़ता है। तो आप इसे पूर्ण चंद्रमा को आप कब देख सकते हैं? पूर्ण चंद्रमा को आप सिर्फ महीने में एक बार देख सकते हैं, पूर्ण चंद्रमा। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हम पूर्ण चंद्रमा कितने टाइम में देख सकते हैं और कितनी बार देख सकते हैं एक महीने में, इस तरह से। तो ये पूर्ण चंद्रमा वाली रात पूर्णिमा होती है। तो जब पूरा हो जाता है बिल्कुल चंद्रमा, उसको बोला जाता है पूर्णिमा। आपने देखा होगा बिल्कुल चांदनी बिखरी रहती है पूर्णिमा के दिन, क्योंकि चांद पूरा हो जाता है तो रोशनी उसकी ज़्यादा दिखाई देती है। तो इसको 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते, क्योंकि वो धीरे धीरे कम हो जाती है उसकी रोशनी। यह नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या होती है। तो जब चंद्रमा पूरा होता है उसके बाद वो धीरे धीरे कम होने लगता है, आपने देखा होगा।
और 15 दिन बाद वो बिल्कुल ही डिसअपियर हो जाता है, आपको दिखाई नहीं देता है वो। उसको हम बोलते हैं नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या। तो इसको हम इंग्लिश में न्यू मून भी बोलते हैं। न्यू मून से भी क्वेश्चन आता है कि न्यू मून किसे कहते हैं। तो न्यू मून कहा जाता है अमावस्या वाले दिन को, तो ये ध्यान रखना है। तो हमने क्या क्या देख लिया, पूर्ण चंद्रमा वाली रात पूर्णिमा कहलाती है, और जब चंद्रमा डिसअपियर बिल्कुल गायब हो जाता है तो हम बोलते हैं अमावस्या, और इसको न्यू मून भी कहा जाता है। ऐसी रात में अगर आसमान साफ़ है तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो अब इसके बाद क्या है, हम दिन के समय चंद्रमा एवं इन सभी छोटी चमकीली वस्तुओं को नहीं देख पाते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तु को हम दिन में नहीं देख पाते हैं। तो अगर आप देखें इधर ये कुछ एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है, आपका अगर करना चाहें तो कर सकते हैं। तो ये इसी से संबंधित एग्जाम्पल कुछ दिया हुआ है। तो आपने सोचा होगा कि जब तारे रात में दिखाई देते हैं तो दिन में क्यों नहीं दिखाई देते, क्योंकि उनकी जो रोशनी होती है वो सूर्य से कम होती है, और सूर्य का जो प्रकाश जब पड़ता है तो उसके सामने उनका प्रकाश फीका पड़ जाता है। वो दिन में भी होते हैं लेकिन हमें नहीं दिखाई देते हैं, वो हमेशा आसमान में रहते हैं, लेकिन सूर्य की रोशनी के कारण हम उन्हें दिन में नहीं देख पाते। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो सूर्य, चंद्रमा और वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकते हैं खगोलीय पिंड कहलाती हैं। तो सूर्य और चंद्रमा या और सभी वस्तुएं, क्योंकि वैसे तो आसमान में काफ़ी सारी वस्तुएं हैं, कुछ क्षुद्र ग्रह भी हैं, मतलब छोटे ग्रह भी हैं, और चंद्रमा है, सूर्य है, बाकी ग्रह भी हैं, लेकिन वैसे तो हम इन सभी को खगोलीय पिंड बोलते हैं, लेकिन हम जिन्हें देख पाएंगे हम उन्हें ही बोलेंगे। लेकिन वैसे जो सारी चीज़ें होती हैं, ये ग्रह कह लो, सूर्य कह लो, चंद्रमा कह लो, जो भी वस्तुएं होती हैं जो आसमान में होती हैं, चमकती हैं रात के समय, वो कहलाती हैं खगोलीय पिंड। तो कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं, इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है, जिस में वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। सूर्य भी एक तारा है। तो तारों के बारे में डेफिनेशन दी गई है। इसको टिपिकल लैंग्वेज में ना समझ के हम एक सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे तो क्या होता है, जिसके पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश होता है, मतलब अपनी गर्मी होती है, अपनी हीट होती है, और अपना ही प्रकाश होता है, उन्हें किसी और के प्रकाश की ज़रूरत नहीं होती। जैसे कि हमें किसी और के प्रकाश की ज़रूरत पड़ती है, किसकी, सूर्य की। इस तरह से इनको ज़रूरत नहीं पड़ती है, इनका खुद का प्रकाश रहता है। अगर हमें सूर्य ना चमके हमारी धरती पर, तो एक तो हमें गर्मी नहीं मिलती, आपने देखा होगा सर्दियों में अक्सर ऐसा होता है, और दूसरा प्रकाश भी नहीं होता। कई कंट्रीज़ में ऐसा होता है कि 6-6 महीने तक और काफ़ी टाइम तक सूर्य नहीं देख पाते हैं वो। तो क्योंकि हमारी पृथ्वी जो है वो ग्रह है, तो वो तारा नहीं है, तो हमारे पास खुद का प्रकाश नहीं है। लेकिन जो तारे होते हैं उनके पास खुद का प्रकाश होता है, और ऊष्मा होती है, हीट होती है। और कुछ पिंड बड़े आकार वाले भी होते हैं और गर्म होते हैं। ये इन्हीं के बारे में बताया गया है। तो और गैसों से बने होते हैं। तो ये ऊष्मा और प्रकाश बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं, क्योंकि इनके पास काफ़ी मात्रा में रहता है। तो इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। तो तारे की डेफिनेशन अगर पूछी जाए तो जिसके पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश होता है। और सूर्य भी एक तारा है। तो सूर्य के बारे में पूछा जा सकता है कि सूर्य क्या है, ग्रह है या तारा है। तो तारा होगा, क्योंकि सूर्य के पास अपना ऊष्मा और प्रकाश है, और बाकी काफ़ी ग्रहों को भी वो प्रकाश और ऊष्मा देता है, जैसा कि हमारी पृथ्वी है। आगे देख लेते हैं। रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं।
तो वैसे तो सूर्य के समान ही है, लेकिन क्या है कि हम उनसे बहुत अधिक दूर होने के कारण हम उनकी ऊष्मा या प्रकाश को महसूस नहीं करते हैं। तो जो तारों की दूरी है वो काफ़ी दूर है सूर्य के मुकाबले। सूर्य हमारे ज़्यादा पास है, इसलिए हमें सूर्य से गर्मी और प्रकाश मिलता है, लेकिन जो तारे हैं वो काफ़ी दूर हैं, इसलिए हमें ना तो उनकी रोशनी मिल पाती है और ना ही उनकी गर्मी मिल पाती है। तो कुछ दूरी पर से देखने पर सभी वस्तुएं छोटी दिखाई पड़ती हैं। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहा हवाई जहाज कितना छोटा दिखाई देता है। तो जैसा कि आपने देखा है कि हवाई जहाज जितनी दूर होगा उतना ही छोटा हमें दिखाई देगा। उसी हिसाब से आप समझ सकते हैं कि जिस तरह से तारे भी हमसे दूर हैं तो वो इसलिए छोटे दिखाई देते हैं। वो इतने छोटे नहीं होते हैं जितने दिखाई देते हैं, लेकिन वो हमसे दूर हैं इसलिए छोटे दिखाई देते हैं, जैसे कि हवाई जहाज से समझ सकते हैं आप। तो रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं। आपने देखा होगा कि तारे कुछ इमेजेस ही बना देते हैं, स्ट्रक्चर सा एक बना देते हैं। आपने एक स्ट्रक्चर देखा होगा सप्तऋषि मंडल का, 7 तारे एक जगह होते हैं। आपके जो बड़े हैं उन्होंने बताया होगा, जब आप छोटे होंगे अक्सर देखते होंगे। आप ये भी देख सकते हैं आसमान में, कभी भी आप देखें तो ये संरचना आपको दिख जाएगी। ऐसी बहुत सारी संरचनाएं होती हैं, लेकिन हमारी जो नज़र जाती है हमारी इस तरह की एक दो संरचना पर ही नज़र जाती है। तो इनको क्या बोला जाता है? इनको बोला जाता है नक्षत्र मंडल। तो ऐसी आकृति को हम बोलते हैं नक्षत्र मंडल। किसको बोला जाता है? जो विविध आकृतियाँ तारों के समूह द्वारा बनाई जाती है उसको बोला जाता है नक्षत्र मंडल। इसको हम नक्षत्र मंडल बोलेंगे। तो इनके अलग अलग नाम भी रखे होते हैं, जैसे कि अर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है सप्तऋषि। ये जिसके बारे मैं अभी आपको बताया है, ये है सप्तऋषि मंडल। तो ये आसानी से पहचान में आ जाता है, बाकी आप नहीं पहचान पाते हैं। तो यह 7 तारों का समूह है जो कि नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है। तो ये नक्षत्र मंडल इसका नाम है नक्षत्र मंडल का, और ये इसका भाग है अर्सा मेजर का। आगे कुछ एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है, मतलब आप किसी से कहें कि जो जो स्ट्रक्चर हैं तारों के द्वारा बनाए गए हैं वो आपको दिखाएं। किसी बड़े से आप कह सकते हैं। तो प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। तो पहले क्या था, पहले हमारे पास ये कंपास वगैरह नहीं था दिशा वगैरह डिसाइड करने के लिए, ये हमें पता नहीं होता था। तो हम क्या करते थे, हम इस तरह से ही इन्हीं चीज़ों का सहारा लिया करते थे कि किस तरफ आपका तारा है। और जिस तरह से आप देख सकते हैं उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है। तो जो हमारा तारा होता है उत्तरी, आप देख सकते हैं ये वाला, इसको बोला जाता है ध्रुव तारा। तो ये हमेशा उत्तर दिशा आपको दिखाता है, जिधर भी होगा उधर होगी उत्तर दिशा। और उत्तर दिशा ये बता रहा है तो आप और दिशा भी इसके थ्रू पता लगा सकते हैं। अगर आपसे पूछे कि इसकी पश्चिम दिशा कौन सी होगी, तो पश्चिम दिशा आप क्या बताएंगे? तो अगर आप नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं तो पश्चिम आपके किधर होगा? पश्चिम होगा आपके लेफ्ट में। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पश्चिम दिशा आप कैसे पता लगाएंगे, या फिर पूर्व दिशा आप कैसे पता लगाएंगे। तो आप पता लगा सकते हैं ध्रुव तारे से। तो ये ध्रुव तारा कहाँ चमकता है? ध्रुव तारा चमकता है जो सप्तऋषि के 2 तारे होते हैं, इनके बिल्कुल सीध में आप देख पाएंगे ध्रुव तारे को। तो दिशा का निर्धारण इस तरह से पहले करते थे, आज भी आप कर सकते हैं। तो यह आसमान में हमेशा एक स्थान पर रहता है, ये अपनी जगह कभी चेंज नहीं करता, तो एक जगह पर रहता है तो उत्तर दिशा, इसलिए हम इसे पता लगा सकते हैं। और सप्तऋषि की सहायता से हम ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं, क्योंकि हमने काफ़ी सारे तारे देखे हैं
लेकिन हम कैसे पहचानेंगे कि ध्रुव तारा क्या है? एक तो ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा चमकता है बाकी तारों से, और दूसरा ये बिल्कुल सप्तऋषि की सीध में होता है, जैसे भी बताया मैंने। तो वही देखिए, लाइन की बात की जा रही है, काल्पनिक रेखा खींच के देखें तो बिल्कुल सीध में होता है ये उसकी। तो कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती है, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। मैंने भी इस बारे में बताया था। जो हमारी पृथ्वी है वो उसके पास खुद की ऊष्मा और प्रकाश नहीं है। हम ये सूर्य से लेते हैं, सूर्य एक तारा है। तो ग्रह अपना प्रकाश लेते हैं किससे? तारों से। और ज़्यादातर सूर्य ही है वो तारा जिससे ज़्यादातर ग्रह प्रकाश ग्रहण करते हैं। तो ऐसे पिंड क्या कहलाते हैं? ग्रह। तो ग्रह की क्या डेफिनेशन होगी? जिनके पास अपना ऊष्मा और प्रकाश नहीं होता। तारों की क्या थी? जिनके पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश होता है। तो अगर आप कंफ्यूज होते तो ऐसे ध्यान रख सकते हैं, जैसे कि क्योंकि आसमान में तारे दिखते हैं और वो आपने देखा होगा टिमटिमाते रहते हैं, इसका मतलब रोशनी और रोशनी और हीट उनके पास है। इस तरह से आप याद रख सकते हैं इसे। तो ग्रह जिसे अंग्रेजी में प्लैनेट कहते हैं, ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक, अर्थात चारों ओर घूमने वाले। तो ग्रहों की एक स्पेशलिटी होती है, क्या होती है? कि वो चारों ओर घूमते हैं। तो अब पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं वो भी एक ग्रह है। तो हमारी पृथ्वी एक ग्रह है, ना कि तारा, क्योंकि उसको एक तो वो चारों तरफ चक्कर लगाती है किसके? सूर्य के, और दूसरा ना उसके पास अपनी रोशनी है और ना ही अपनी ऊष्मा है। तो यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है, जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है। तो हम सूर्य से क्यों ग्रहण करते हैं? क्योंकि सूर्य हमारे सबसे ज़्यादा नज़दीक है। तो पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती प्रतीत होगी। अच्छा, अगर हम चंद्रमा से पृथ्वी को देखें, हमारी पृथ्वी को, तो ये चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होगी। तो क्योंकि चमकेगी क्यों? क्योंकि उस पर सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है, तो प्रकाश से ये चमकदार दिखेगी। तो इसके पास अपना प्रकाश और ऊष्मा नहीं होती है, तो सूर्य के प्रकाश से जो भी ज़रूरतें होती हैं वो हम लोग पूरी करते हैं। आपने देखा होगा, जो गर्मी या रोशनी हमें मिलती है सूर्य से दिन में, आपने देखा। हम बात कर लेते हैं ग्रह के बारे में डिटेल में। ये तो हमने जान लिया कि ग्रह कहते किसे हैं। तो ग्रह होते हैं आपके 8। पहले आपके 9 ग्रह थे, तो प्लूटो को हटा दिया गया, तो अब आपके 8 ही ग्रह बचे हैं। तो ग्रह हम देखें तो ये सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, जैसा कि आप ये देख सकते हैं। ये इनकी कक्षा बनी हुई है, जिस पाथ में ये चक्कर लगाते हैं। ये हैं आपके 8। अगर सूर्य से स्टार्ट करें तो यहाँ पर आपका बुध है, यहाँ पर शुक्र है, फिर है पृथ्वी, फिर है मंगल, फिर शुद्ध ग्रह प्लेटी है, इंग्लिश में कहते हैं एस्टेरॉयड बेल्ट। यहाँ पर असंख्य छोटे छोटे आपके ग्रह हैं। ये दरअसल ग्रहों का ही हिस्सा हैं, जो कि बहुत साल पहले, बहुत ही मिलियन साल पहले ये आपके इनसे ही अलग हो गए थे, ग्रहों से। तो ये यहाँ पर ही घूमते रहते हैं। तो ये बेल्ट के बारे में अक्सर पूछा जाता है, ये किस ग्रह के बीच में है? तो ये है मंगल और बृहस्पति के बीच में। और एक तरह से ये जो बेल्ट है, ये ग्रहों को 2 भाग में भी डिवाइड करती है। कौन कौन से? ये अंदर वाले जो ग्रह हैं आपके, इनको आंतरिक बोला जाता है, और चट्टानी ग्रह भी बोला जाता है, क्योंकि ये ठोस होते हैं। जैसे कि आप पृथ्वी को देख सकते हैं, तो पृथ्वी पर चट्टान है और हमारी पृथ्वी
कुछ इस तरह से बनी हुई है। इस पर आपको ये ज़मीन भी मिलेगी। और लेकिन ये जो बाहरी जो 4 ग्रह होते हैं ये हैं आपके, ये जो बाहरी 4 ग्रह हैं ये हैं आपके गैसीय ग्रह, और इनको बाहरी ग्रह भी बोला जाता है, बाह्य ग्रह भी बोल सकते हैं। तो इसमें क्या है कि अभी हमने एक पॉइंट देखा था यहाँ पर, हाँ ये दिया हुआ, तो जो बृहस्पति, शनि और यूरेनस है इनके चारों ओर छल्ले हैं। तो छल्ले क्या हैं? ये छल्ले विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बनी पट्टियाँ हैं। इस तरह से जैसे वो क्षुद्र ग्रह वाली पेटी है, कुछ इस तरह से समझ सकते हैं। तो पृथ्वी से इन छल्लों को शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से देखा जा सकता है। तो अगर कोई दूरबीन है इस तरह की तो उससे हम देख सकते हैं इनको। तो ये इस तरह के हैं, जैसे कि आप देखें यहाँ पर, ये हैं आपके बृहस्पति, शनि और यूरेनस, इन तीनों ग्रह के चारों ओर बृहस्पति, शनि और यूरेनस कुछ इस तरह के, जैसा कि देख रहा है डायग्राम में, इस तरह के छल्ले बने होते हैं इन तीनों ग्रह के चारों तरफ। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से ग्रहों के चारों तरफ वलय बने हुए हैं, छल्ले बने हुए हैं। वलय भी बोलते हैं ना, छल्ले भी बोलते हैं। बाकी इनके बारे में डिटेल में यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है। तो बाकी हमने मेन चीज़ें देख लेती हैं कि आंतरिक ग्रह कौन से हैं और बाह्य ग्रह कौन से हैं। तो आंतरिक ग्रह की एक स्पेशलिटी ये भी है कि ये सूर्य के बहुत नज़दीक हैं और चट्टानों से बने हैं। बाह्य ग्रह सूर्य से बहुत दूर हैं, जैसा कि डायग्राम में भी दिख रहा है। तो ये सूर्य से काफ़ी दूर हैं, सूर्य यहाँ पर है तो ये यहाँ पर है। तो डिटेल में चाहें तो आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। तो आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है। तो उपग्रह क्या होते हैं? उपग्रह होते हैं जो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ग्रह क्या होते हैं? जो कि सूर्य के चक्कर लगाते हैं। तो चंद्रमा जो है ये एक उपग्रह है, और किसका उपग्रह है? ये है पृथ्वी का उपग्रह। तो हमारा उपग्रह है ये, हमारी पृथ्वी का, और ये पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। तो हमारी पृथ्वी के समान अन्य 7 ग्रह हैं जो सूर्य से प्रकाश एवं ऊष्मा प्राप्त करते हैं। जिस तरह से हम प्रकाश और ऊष्मा सूर्य से लेते हैं, इसी तरह से जो बाकी अभी हमने 8 ग्रह पढ़े हैं, 8 में एक पृथ्वी हो गई, बाकी के जो 7 हैं वो भी सूर्य से प्रकाश लेते हैं, ऊष्मा लेते हैं, और इनके पास भी चंद्रमा की तरह उपग्रह हैं अपने अपने। जिस तरह से हमारे पास चंद्रमा है उस तरह से उन सभी ग्रहों के पास भी अपने अपने उपग्रह हैं। अब सौर मंडल के बारे में देख लेते हैं डिटेल में। तो पुरानी रोमन कहानियों में सौर सूर्य देवता को कहा जाता है। सौर शब्द का अर्थ है सूर्य से संबंधित, इसलिए सूर्य के परिवार को सौर मंडल कहा जाता है। तो सौर का शब्द अर्थ है सूर्य से संबंधित, इसलिए सूर्य का जो परिवार है, सूर्य का परिवार मतलब जिसमें ये ग्रह आते हैं सूर्य से जो संबंधित हैं, जो इससे गर्मी और ऊष्मा लेते हैं, गर्मी और प्रकाश लेते हैं, तो उन सबको सौर मंडल कहा जाता है। तो हमारे जो सारे ग्रह वगैरह, सूर्य वगैरह मिलकर एक सौर मंडल का निर्माण करते हैं। तो सौर मंडल के बारे में आप देख सकते हैं। सूर्य तो किस किस से मिलकर सौर मंडल बना है ये हम देख लेते हैं। सूर्य से 8 ग्रह हैं और उपग्रह हैं। उपग्रह हैं, हर ग्रह के जो उपग्रह हैं, जो ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, वो उपग्रह बोले जाते हैं। तो हर किसी के उपग्रह हैं अपने अपने, उनको मिलाकर। और कुछ खगोलीय पिंड, जैसे वो क्षुद्र ग्रह थे आपके, छोटे छोटे जो ग्रह हैं, और उल्का पिंड है कुछ। और तो ये सब मिलकर क्या करते हैं? सौर मंडल का निर्माण करते हैं। क्योंकि उसका मुखिया सूर्य है, इसलिए हमने उसे सौर परिवार का नाम दिया है, क्योंकि सूर्य से ही हम ऊष्मा और प्रकाश लेते हैं।
तो सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। केंद्र मतलब बिल्कुल बीच में है ये, और यह बहुत बड़ा है, अत्यधिक गर्म गैसों से बना है, तो गर्म गैसों का गोला है ये। इसका खिंचाव बल इससे सौरमंडल को बांधे रखता है। तो इसका जो खिंचाव है, इसलिए ग्रह इससे बंधे हुए हैं, मतलब इसके चारों ओर घूमते रहते हैं, क्योंकि जो उसका जो खिंचाव बल है ना, जिस तरह से हमारी पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल है और ऊपर फेंकने पर चीज़ें नीचे आ जाती हैं गुरुत्वाकर्षण के कारण, इसी तरह से सूर्य का खिंचाव बल है जो कि ग्रहों को अपनी तरफ खींचता है, उन्हें अलग नहीं होने देता। तो सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। तो सौरमंडल जिसमें सारे ग्रह शामिल हैं, उनके लिए प्रकाश और ऊष्मा का जो एकमात्र स्रोत है, कहीं और से नहीं मिलती है हमें गर्मी या प्रकाश, सिर्फ सूर्य से मिलती है। तो इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को हम महसूस नहीं करते हैं, क्योंकि सबसे नज़दीक का तारा होने के बावजूद यह हमसे बहुत दूर है। तो वैसे तो नज़दीक का तारा है ये, तारों में तो सबसे ज़्यादा नज़दीक है ये हमारे, लेकिन ये हमसे बहुत ज़्यादा दूर है, इसलिए हमें ये ज़्यादा इसकी गर्मी और ये प्रकाश तो आ जाता है, लेकिन गर्मी ज़्यादा महसूस नहीं होती है। नहीं तो इसके जितने काफ़ी दूरी पर ही अगर कोई जाए तो वो जल जाएगा, जलकर खाक हो जाएगा। इसकी दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है, इसलिए ये अब आप सोच सकते हैं कि हमसे ये इतना दूर है, उसके बावजूद इसकी इतनी तेज़ धूप लगती है। आप गर्मी में अगर देखें तो काफ़ी दूरी होने के बावजूद भी इतनी गर्मी इससे मिलती है। तो हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं, अब इनके बारे में पढ़ चुके हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार हैं बुध। अगर अब सूर्य से दूरी देखें तो क्रम से लगे हुए हैं, तो क्रम भी पूछा जा सकता है। तो सबसे नियरेस्ट से हम दूर का हम देख लेते हैं। तो बुध तो सबसे नज़दीक का है और नेपच्यून है सबसे दूर का। तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून। अब देखिए ट्रिक भी दी हुई गई है इनकी इंग्लिश में। तो माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। तो ये ट्रिक भी दी हुई है, इस तरह से आप ये नाम याद रख सकते हैं इनके। मार्स, वीनस, अर्थ, इस तरह से। तो शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई? ऐसे बहुत से शब्द हैं जिनका उपयोग हम एक भाषा में करते हैं, अक्सर वे दूसरी भाषाओं से लिए गए शब्द हो सकते हैं। उदाहरण के लिए ज्योग्राफी को देखेंगे अगर, तो ज्योग्राफी एक अंग्रेजी शब्द है, यह ग्रीक भाषा से लिया गया शब्द है, जिसका अर्थ है पृथ्वी का विवरण। तो ज्योग्राफी का मतलब क्या होगा? पृथ्वी का विवरण। तो यह 2 ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें जीई शब्द का अर्थ है पृथ्वी एवं ग्राफिया शब्द का अर्थ है लिखना। तो जियोग्राफी का ये अर्थ निकलता है पृथ्वी का विवरण। 2 ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है, जीई और ग्राफिया से। और अगर आप देखें जियो का अर्थ क्या होता है? तो जियो के साथ ये मिलाकर आपके अलग अलग शब्द बन जाते हैं। देखिए अलग अलग, जैसे कि जियो के साथ अगर हम लॉजी मिला दें तो ये बन जाएगा पृथ्वी का अध्ययन, क्योंकि जियो का मतलब होता है पृथ्वी। तो और जियो के साथ हम मैट्रीम लगा दें तो हो जाएगा पृथ्वी का मापन। और जियो अगर आइड लगा दें तो पृथ्वी के आकार के अनुरूप हो जाएगा। तो ये अलग अलग अर्थ बन जाएंगे इसके, सिर्फ लास्ट का शब्द ऐड करने से। तो इसमें आप देखें तो अगर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है, आर्यभट्ट प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। जैसा कि ये खगोलीय पिंड हुए सारे मिलाकर, सूर्य वगैरह, सूर्य, चंद्रमा, तारे, ग्रह सारे मिलाकर के खगोलीय पिंड होते हैं। तो इनका जो अध्ययन करता है, इनका और इनकी गति का जो अध्ययन होता है उसको बोलते हैं हम, उसका जो अध्ययन करता है उसको बोलते हैं खगोल शास्त्री। तो खगोल शास्त्री थे आर्यभट्ट। आर्यभट्ट के बारे में आपने सुना होगा।
तो उन्होंने कहा था कि सभी ग्रह और चंद्रमा परावर्तित सूर्य प्रकाश के कारण चमकते हैं। आज विश्व के सभी भागों में खगोलविद ब्रह्मांड के रहस्य को खोजने में लगे हैं। अब आप सोच सकते हैं कि उस प्राचीन समय में जब ना कोई विज्ञान था, ना कोई सोर्स था पता लगाने का, उस वक्त भी आर्यभट्ट ने ये बता दिया था इस चीज़ के बारे में। तो कितनी अलग चीज़ है ये कि कैसे कोई पता लगा सकता है इस बात का। तो सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पाथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घ वृत्ताकार में फैले हुए हैं। तो ये दीर्घ वृत्ताकार कुछ इस तरह का होता है और ये कक्षा कहलाते हैं। तो बुध सूर्य के सबसे नज़दीक है, ये कक्षा कहलाती हैं। ये इस तरह के जो पाथ इनका बना होता है, ये इसको बोलते हैं, इनका जो रास्ता होता है चक्कर लगाने का, इसको बोला जाता है कक्षा। कक्षा अक्सर आप कंफ्यूज हो सकते हैं इसमें। तो कक्षा बोला जाता है जिस रास्ते पर ग्रह चक्कर लगाते हैं। तो बुध सबसे नज़दीक है। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में इसे 28 दिन लगते हैं। सूर्य को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। और क्यों माना जाता है? क्योंकि इसका जो आकार है और आकृति है लगभग पृथ्वी के समान है। तो अभी मैंने कुछ टाइम पहले बताया था कि प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था, लेकिन प्लूटो को हटा दिया गया था। परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक में यह निर्णय लिया। ये कब लिया गया? 2006 में निर्णय लिया गया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड तथा प्लूटो बोनी ग्रह कहे जा सकते हैं। तो प्लूटो को बोना ग्रह घोषित कर दिया गया और इसको उसमें से हटा दिया गया ग्रह की श्रेणी से। और क्यों हटा दिया गया? क्योंकि ये इसकी कक्षा को काटता था। एग्जैक्ट नाम मुझे याद नहीं आ रहा, किसी ग्रह की कक्षा को ये काटता था। अब जैसे ये कक्षा बनी होती है ना, कक्षा के बारे में मैंने अभी आपको बताया था, तो ये काटता था इसको। और जबकि ग्रहों की जो स्पेशलिटी होती है वो एक अपने ही निश्चित पाथ में ये चक्कर लगाते हैं, किसी के कक्षा को नहीं काटते हैं। इनका एक अलग पाथ होता है, अलग रास्ता होता है। तो पृथ्वी के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। तो पहले ये इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। क्या आप जानते हैं? तो आपको ये जानना चाहिए, प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। मतलब इतना किलोमीटर ये हर सेकंड में प्रकाश गति करता है, जो रोशनी होती है। तो इस गति के बावजूद सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं सूर्य हमसे कितनी दूर होगा। इतनी स्पीड है प्रकाश की, फिर भी 8 मिनट में प्रकाश उसका हमारी पृथ्वी तक पहुंचता है। तो सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। जैसा कि हमने देखा, बुध, शुक्र और यह है पृथ्वी। तो हमारा 3rd नंबर पर पृथ्वी ग्रह आता है। तो यह आकार में 5वां है और स्थान के हिसाब से तीसरा है। स्थान की अगर बात करें तो सूर्य से दूरी पे तीसरा है और जो इसका साइज़ है, साइज़ के हिसाब से है ये 5वां। तो पृथ्वी ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है। यही कारण है कि इसके आकार को भूभाग कहा जाता है। तो भूभाग के बारे में पूछा जा सकता है कि भूभाग क्यों कहा जाता है पृथ्वी को। तो पृथ्वी क्या है? पृथ्वी की अगर संरचना देखें तो यहाँ से ये थोड़ी चपटी है ध्रुवों से। ध्रुव बोलते हैं इसके नॉर्थ एंड साउथ पोल को। नॉर्थ एंड साउथ पार्ट को हम बोलते हैं ध्रुव। तो यहाँ से थोड़ी चपटी है, इस चपटेपन के कारण इसको भूभाग कहा जाता है। तो भूभाग का क्या अर्थ है? पृथ्वी के समान आकार। तो जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं। तो हमारा जो पृथ्वी, जो हमारा जो प्लैनेट है, तो प्लैनेट जो है पृथ्वी, सिर्फ इसी पर जीवन पाया जाता है। जो और प्लैनेट है उसमें वहाँ पर लोग नहीं रहते हैं, क्योंकि वहाँ पर जीवन नहीं है। तो सिर्फ पृथ्वी पर ही लोग मिलेंगे आपको, क्योंकि यहाँ पर जीवन है। तो यहाँ पर जीवन क्यों है? क्योंकि ना तो पृथ्वी अधिक गर्म है और ना ही अधिक ठंडी है, जो कि बिल्कुल उपयुक्त है जीवन के लिए।
और यहाँ पर पानी एवं वायु भी उपस्थित है, ये भी जीवन के लिए ज़रूरी है। और जीवन में ज़रूरी और भी चीज़ें हैं, जैसे गैसें हैं, आवश्यक गैसें जो जैसे हम सांस लेने के लिए हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, तो ये भी यहाँ पर मौजूद है। तो इसलिए पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है। और अंतरिक्ष से देखने पर ये नीले रंग की दिखती है। और क्यों दिखती है? क्योंकि इसका ज़्यादातर पार्ट जो है पानी से ढका हुआ है। कितना पार्ट? 2/3 भाग, 2/3 पार्ट इसका जल से घिरा हुआ है। मान लीजिए अगर 3 पार्ट हैं इसके पूरे, तो 2 पार्ट पर तो आपका जल है और 1 पार्ट पर आपकी ज़मीन है। तो जो हिस्सा ज़मीन का है उससे डबल आपका पानी का है। तो इसी वजह से इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। कुछ और तथ्य देख लेते हैं। तो नील आर्मस्ट्रांग जो हैं पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 20 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा। तो नील आर्मस्ट्रांग सबसे पहले व्यक्ति थे जो सबसे पहले चंद्रमा पर गए। तो आपको पता लगाना है कि भारतीय कौन गया है चंद्रमा पर। इसके अलावा आप कमेंट बॉक्स में भी इसका आंसर लिख सकते हैं कि कौन भारतीय चंद्रमा पर गया है। तो चंद्रमा के बारे में देख लेते हैं। तो हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है, चंद्रमा, और इसका जो व्यास है पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। तो जो इसका व्यास है वो हमारी पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। मतलब ये इतना कम मतलब इतना छोटा है ये पृथ्वी से। यह इसलिए इतना बड़ा प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोल पिंडों की अपेक्षा नज़दीक है। तो आप देखेंगे तो आप सोचेंगे कि ये चंद्रमा तो काफ़ी बड़ा दिखता है, ये तो काफ़ी बड़ा होगा, लेकिन ये बड़ा नहीं है, ये नज़दीक है इसलिए बड़ा दिखाई देता है। वही जो चीज़ ज़्यादा दूर होगी वो उतनी छोटी दिखाई देगी और जो ज़्यादा पास होगी वो उतनी बड़ी दिखाई देगी। तो यह हमसे लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। अब आप पृथ्वी से सूर्य एवं चंद्रमा की दूरियों को तुलना कर सकते हैं। तो आप तुलना ये कर सकते हैं कि हमारी पृथ्वी से सूर्य कितनी दूर है और चंद्रमा कितनी दूर है। दोनों का आप आकलन करके ये पता लगा सकते हैं कि कितना डिफरेंस है दोनों में। अब उपग्रह के बारे में कुछ बताया हुआ है थोड़ा सा। जैसा कि हमने भी उपग्रह के बारे में पढ़ा है, चंद्रमा हमारा उपग्रह है। तो चंद्रमा जो है वो एक नेचुरल उपग्रह है, वो हमने बनाया नहीं है, वो ऑलरेडी मौजूद था ब्रह्मांड में आपका। तो वो बनाया नहीं है। लेकिन उसके अलावा क्या है, उसके अलावा कुछ उपग्रह ऐसे होते हैं जो हमने खुद बनाए हैं, जो मानव निर्मित है। चंद्रमा है नेचुरल उपग्रह जो हमने नहीं बनाया है, लेकिन इसके अलावा और कुछ उपग्रह हैं जो मानव ने बनाए हैं। तो इनको मानव निर्मित उपग्रह कहा जाता है। तो उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो ग्रह को चारों उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। तो उपग्रह भी चक्कर लगाता है, लेकिन उपग्रह किसके चक्कर लगाता है? ग्रहों के। जो ग्रह हैं वो सूर्य का चक्कर लगाते हैं, लेकिन जो उपग्रह है वो ग्रहों का चक्कर लगाते हैं, जैसे चंद्रमा लगाता है पृथ्वी का। तो कुछ मानव निर्मित भी उपग्रह होते हैं। चंद्रमा तो नेचुरल हो गया, तो इनको बोलते हैं हम कृत्रिम पिंड। यह वैज्ञानिकों द्वारा बनाए गए हैं। इसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने एवं पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए किया जाता है। तो इनके कई तरह के यूज़ होते हैं। एक तो ये जानकारी इकट्ठा करते हैं कि हमारे ब्रह्मांड की संरचना कैसी है, कहाँ पर क्या हो रहा है। और दूसरा इनका काम होता है पृथ्वी पर संचार माध्यम उपलब्ध कराना। तो इनको किस तरह से आसमान भेजा जाता होगा? इनको भेजा जाता है रॉकेट के द्वारा। आपने देखा होगा कि इस रॉकेट का प्रक्षेपण किया गया, इस तरह से आपने उपग्रह का प्रक्षेपण किया गया, ये आपने सुनी होगी न्यूज़ अक्सर।
तो वो जो है इस तरह से ही होता है, वो रॉकेट के थ्रू आसमान में उपग्रह को भेजा जाता है। वो इस तरह से स्थापित किया जाता है कि वो फिर पृथ्वी के चक्कर लगाता रहता है। जिस तरह से चंद्रमा पृथ्वी के चक्कर लगाता है, इसी तरह से ये भी चक्कर लगाता है। ये आप देख सकते हैं डायग्राम में। तो ये रॉकेट का प्रक्षेपण इस तरह से हो रहा है। तो रॉकेट का पृथ्वी पर गिरना और उपग्रह का कक्षा में प्रवेश। तो उपग्रह को कक्षा में प्रवेश हो जाता है इस तरह से। और संचार माध्यम में भी ये हेल्प करते हैं। पृथ्वी से संचार की जो भी संचारी जो तरंगें होती हैं वो यहाँ पर उपग्रह से टकराकर वापस पृथ्वी पर आती हैं। जहाँ पर ज़रूरत पड़ती है वहाँ पर ये संचार माध्यम के लिए इनका यूज़ किया जाता है। तो ये पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किए जाते हैं। अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह हैं, उनके नाम अब यहाँ पर दिए हुए हैं कि अब तक कौन कौन से उपग्रह हैं जो कि भेजे गए हैं। एक है इनसैट, IRS और एड्यूसैट। तो ये उपग्रह हैं कुछ भारत के, जो भारत ने भेजे हैं, मानव निर्मित उपग्रह, जिनके द्वारा हम काफ़ी चीज़ों का पता लगाते हैं। तो चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। लगभग इतने ही समय में वह अपने अक्ष पर एक चक्कर ही पूरा करता है। तो चंद्रमा जो अपने अक्ष पर घूमता है वो भी 27 दिन में पूरा करता है। और जो पृथ्वी का चक्कर लगाता है वो भी 27 दिन में ही पूरा करता है। तो जब एक ही पॉइंट पर एक चीज़ घूमेगी तो उसका हमें कौन सा पार्ट दिखाई देगा, क्योंकि बराबर दूरी है दोनों की, उसके अपनी धुरी पर घूमने की भी और पृथ्वी के चारों ओर घूमने की भी। तो हमें सिर्फ उसका एक ही पार्ट दिखाई देता है। आपने देखा कुछ दाग जैसा कुछ दिखता है उस पर, तो वही पार्ट हमें दिखाई देता है, हमें उसका दूसरी साइड नहीं दिखती। जैसे आप फेस को देखें तो फेस का अगर आपको एक ही साइड दिखाएं, लेफ़्ट साइड ही दिखे जैसे, और राइट साइड ना दिखे, कुछ इस तरह से ही आप समझ सकते हैं। तो चंद्रमा की परिस्थितियाँ जीवन के लिए अनुकूल नहीं है, वहाँ पर इंसान नहीं रह सकते। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान एवं गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। तो यहाँ पर पर्वत, मैदान और गड्ढे पाए जाते हैं काफ़ी। तो पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इनकी छाया को देखा जा सकता है। तो पूर्णिमा के दिन जब पूरा चांद होता है, जब आप इन्हें देख सकते हैं, छाया कुछ जो आप दाग कहते हैं वो एक्चुअल में इनकी छाया होती है, जो ये पर्वत, मैदान है, गड्ढे होते हैं इस पर। तो क्षुद्र ग्रह पढ़ लेते हैं। क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं? क्षुद्र ग्रह का फोटो दिया हुआ है, देखिए कुछ पत्थर जैसा है ये। तो ऐसे अनगिनत मात्रा में आसमान में रहते हैं क्षुद्र ग्रह, जिनकी पेटी के बारे में भी बात की थी हमने, जो मंगल और बृहस्पति के बीच में मिलती है। तो ऐसे ऐसे हम गिन भी नहीं सकते, इतनी संख्या में रहते हैं ये, मिलियन बिलियन। तो तारों, ग्रहों और उपग्रह के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो ये भी, इनका भी क्या काम है? ये भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। वो जो हमने एस्ट्रॉयड बेल्ट देखी थी, क्षुद्र ग्रह पेटी देखी थी मंगल और बृहस्पति के बीच में, तो वो भी चक्कर लगाते रहते हैं ग्रहों की तरह। तो ये मंगल बृहस्पति कक्षा के बीच पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह के भाग होते हैं। तो वैज्ञानिकों ने जो पता लगाया है वो ये है कि जो ग्रहों के ही भाग हैं ये। तो काफ़ी टाइम पहले जो विस्फोट हुआ था उसके बाद ये ग्रहों से टूटकर अलग हो गए, तब से ये इसी तरह से चक्कर लगाते रहते हैं। अब बात कर लेते हैं उल्का पिंडों की। तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। तो सूर्य के चारों ओर लगाते हैं ये भी चक्कर, इनको बोलते हैं उल्का पिंड। तो कभी कभी ये उल्का पिंड पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। तो कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि ये पृथ्वी पर गिरने वाले ही होते हैं। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं। तो ये पृथ्वी पर आने से पहले ही गर्म होकर जल जाते हैं
और इसके फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। कभी कभी कोई उल्का पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिरती है, इससे धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं। तो आपने देखा होगा, आप कहते हैं कभी कभी कि तारा टूट गया है, टूटता तारा आपने देखा होगा, वो एक्चुअल में ये उल्का पिंडी होते हैं। तो ये अब तक आपका भ्रम था कि वो टूटा तारा है, एक्चुअल में ये उल्का पिंड होते हैं जो कि गर्म होकर जल जाते हैं। वो जो जल जाते हैं वो हमें दिखते हैं और हमें दूर से छोटा दिखता है, तो इसलिए हमें लगता है कि वो तारा टूटा है। तो ये जलने की वजह से चमकदार जो प्रकाश होता है उसी को हम कहते हैं टूटता हुआ तारा। और बाई चांस अगर ये पृथ्वी पर गिर जाता है, जल नहीं पाता है, तो वो धरातल पर गड्ढे बना देता है। अब कोई चीज़ आप दूर से अगर फेंकोगे, कहीं ज़मीन पे गिराओगे तो गड्ढा बनेगा ना, कुछ इस तरह से ही यहाँ पर गड्ढा बन जाता है। तो एक चीज़ और है कि आपने तारों वाले खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफ़ेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा है। तो यह लाखों तारों का समूह है। एक चमकदार पट्टी सीधे आप देखेंगे अगर आप गौर करेंगे तो यह तारों का समूह होता है। तो बहुत सारे तारों का समूह होता है कुछ इस तरह से। तो यह पट्टी है हमारी आकाशगंगा। तो आकाशगंगा बोलते हैं इसे, मिल्की वे इंग्लिश में। तो हमारा सौरमंडल इस आकाशगंगा का एक भाग है। तो अगर ये पूरी आकाशगंगा है तो आप सोच सकते हैं कि कोई एक पार्ट है जिसमें कि हमारा सौरमंडल है। और सौरमंडल क्या था, अभी पढ़ा था हमने, जिसमें कि सूर्य है और उसके ग्रह हैं, उपग्रह हैं, असंख्य छोटे छोटे क्षुद्र ग्रह हैं छोटे। वो एक पार्ट है आकाशगंगा। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं आकाशगंगा कितनी विशाल होगी, कितनी बड़ी होगी। तो प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई थी। तो पुराने समय में इसकी तुलना की गई थी आकाश में बहती नदी से, क्योंकि इसका रंग कुछ सफ़ेद लगता है, तो इसीलिए इसका नाम आकाशगंगा पड़ गया, क्योंकि नदी की तरह दिख रही थी और गंगा एक नदी का नाम है, तो इसलिए इसे आकाशगंगा कहने लगे। तो करोड़ों तारों, बादलों और गैसों की एक प्रणाली है। तो इसमें मिलते हैं आपके करोड़ों बादल, गैस और तारे। और एक चीज़ और इंटरेस्टिंग है कि ये जो आकाशगंगा होती है, इस प्रकार की लाखों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। तो आप सोच सकते हैं कि जो इतना विशाल हमारा सौरमंडल है, उन सौरमंडल से मिलकर ऐसे पता नहीं कितने सौरमंडल होंगे, उनसे मिलकर आकाशगंगा बनती है। और आकाशगंगाओं से मिलकर, आकाशगंगाएं भी लाखों की संख्या में हैं, उससे मिलकर ब्रह्मांड बनता है। तो ब्रह्मांड कितना विशाल है। तो विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है, क्योंकि एक वैज्ञानिक भी इसका पता नहीं लगा सकता, अंदाज़ा नहीं लगा सकता। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी जुटाने में लगे हैं। इसलिए हम उपग्रह भेजते हैं आसमान में कि हमें अधिक से अधिक जानकारी मिले, लेकिन फिर भी हम पता नहीं लगा पाए हैं, क्योंकि अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल है। लेकिन फिर भी हम ये जानते हैं कि हम सभी इसी ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। तो अब एक समराइज़ करके दी हुई है चीज़, क्या दिया हुआ है। अभी हमने क्या बात की थी, अब जैसे हम हैं, मान लीजिए ये आप हैं, आप कहाँ पर रहते हैं, आप रहते हैं पृथ्वी पर। तो आप हैं पृथ्वी का एक छोटा सा हिस्सा। तो ऐसे आप जैसे कितने लोग मिलकर रह रहे हैं पृथ्वी का जो हिस्सा है, तो बन गई पृथ्वी। और पृथ्वी जैसे और भी ग्रह हैं, और सूर्य भी है उसका हिस्सा, बाकी छोटे छोटे ग्रह भी उसका हिस्सा हैं। ये सब मिलकर बनाते हैं सौरमंडल। और जो सौरमंडल हैं, ऐसे पता नहीं कितने सौरमंडल मिलकर आकाशगंगा बनाते हैं, और आकाशगंगाएं मिलकर बनाती हैं ब्रह्मांड को। तो ये विशाल ब्रह्मांड का हम एक छोटा सा हिस्सा है। तो ये आप पढ़ भी सकते हैं यहाँ पर।
आप पृथ्वी पर हैं, पृथ्वी सौरमंडल का एक भाग है छोटा सा, और हमारा सौरमंडल आकाशगंगा का भाग है जो ब्रह्मांड का हिस्सा है। और ब्रह्मांड से जुड़े इस तथ्य पर विचार कीजिए कि इसमें लाखों आकाशगंगाएं मौजूद हैं। तो इस चित्र में आपका स्थान कहाँ है? मतलब कि लाखों आकाशगंगाएं हैं तो हम क्या हैं? हम तो कुछ भी नहीं है इतने विशाल ब्रह्मांड में। तो ये था आज का चैप्टर। मैंने कोशिश करी है काफ़ी डिटेल में अच्छे से समझाने की। आई होप कि आप सबको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।